हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बात बताओ आप लोग यार, स्टोरी कोई भी एफ मैं स्टार्ट करती हूँ इससे पहले ही मैं सबको वार्न कर देती हूँ, ये टॉक्सिक है, ये टचरेबल है, ये फ़नी है, कॉमेडी है, इसमें मज़ा आएगा वाटेवर जो भी जैसा स्टोरी रहता है मैं वैसे बता देती हूँ। फर्स्ट एपिसोड में अगर मैं क्लियर नहीं करती हूँ तो सेकेंड या थर्ड में जाके मैं क्लियर कर देती हूँ। तो जिन लोगों को टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं होती है वो लोग क्यों देखते हो मुझे बताओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज, सच में बहुत ही ज़्यादा। एक ने कहा सच में यार लिमिट की भी हद होती है, विंग को इतना कमज़ोर, ये मैंने पहले ही कहा था विंग कमज़ोर नहीं था। जब वो प्रेग्नेंट था उससे पहले उसने विंचाओ को बहुत मारा था बाथरूम में। क्या तुम लोग भूल जाते हो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कोई भी चीज़ों को, हर छोटी सी छोटी बात जो याद रखने लायक नहीं होती है उसे आप लोग याद रखते हो, और जो याद रखने लायक होती है वो क्यों नहीं याद रखते। विंग कमज़ोर नहीं है, वो सडन प्रेग्नेंट हो गया था तो कैसे फाइट बैक करेगा। ऊपर से वांगजी उसका अल्फा है। अगर पति पत्नी होते हैं, शादी करते हैं दो लोग, पत्नी क्या पति को थप्पड़ लगाती है। मुझे कोई कमेंट करके बताना था कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने सास ससुर को या पत्नी को या पति को मारती होगी। तो यहाँ विंग भी तो वही है ना, विंग वांगजी का ओमेगा है। ऐसे ना सही वैसे ही सही उन दोनों के बीच में रिश्ता बना है। ऊपर से वो माँ घूमेगा है, ऊपर से वांगजी पैसे वाला है, उससे एज में कई गुना बड़ा है, तो क्या वो थप्पड़ लगाएगा या उससे फाइट बैक करेगा। ऊपर से विंग के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना, तभी तो उसके सामने जाते हैं। उसको जब भी वांगजी अपनी केज में लेता है, प्यार करता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, मेल्ट होने लगता है। कोई फीलिंग है तब ना, अगर फीलिंग नहीं रहती है तो कोई हमें हाथ लगा के दिखाए, हम उसे थप्पड़ नहीं लगाएंगे, दूर नहीं करेंगे क्या। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे मैंने उस यूजर्स को ब्लॉक किया है एंड हाइड कर दिया है। अगर मुझे दोबारा ऐसे कमेंट मिले मैं सबको रिमूव कर दूंगी, वरना मैं पता नहीं क्या करूँगी। मुझे बहुत सच में बहुत गुस्सा आ रहा है यार। जब ये एफ मैंने शुरू किया था तभी मैंने कहा था ये फुल टू टॉक्सिसिटी है, इसमें रोमांस कहीं नहीं मिलेगा देखने को। थोड़ा बहुत अगर मैं पुट करूँगी तो थोड़ा बहुत करूँगी, क्योंकि विंग अपने होश में, वांगजी अपने होश में नहीं है। उसे बार बार मैंने स्टार्टिंग में कहा था उसके हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। वो आदमी से कब जानवर में बदल जाता है उसे पता नहीं चलता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था। मैंने ये भी कहा है कि जिन्हें फ़ैन फिक्सन सुनना है वो मेरे दूसरे चैनल पे विजिट करो, वहाँ फ़ैन फिक्सन बहुत सारे अदर टाइप्स के हैं, हर टाइप्स के हैं। देखो इसमें भी अदर टाइप्स के एफ हैं, उसे सुनो। अगर नहीं बर्दाश्त हो रही है तो छोड़ दो ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये मेरे चैनल पर क्यों आ रहा है। आपने सब्सक्राइब किया है तभी तो आ रहा है ना। अगर नहीं देखना है, नहीं अच्छा लग रहा है, अनसब्सक्राइब करो। आप मुझे कमेंट करके सुना रहे हो, मैंने उसे रिपोर्ट भी किया है, मैंने उसे ब्लॉक भी किया है, उस कमेंट्स को मैंने रिमूव कर दिया है। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था। सो अगर इस टाइप के कोई और हो तो प्लीज़ आई बेग यू एंड आई रिस्पेक्ट फुली, मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ स्किप कीजिए या फिर मत देखिए, वेट कीजिए। मैं जब दूसरा डालूँगी तब दूसरा। वैसे भी मैं कल एक और जो डाल रही हूँ वो टॉक्सिक वाला ही है। आप ये क्यों भूल जाते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं मैं उसे उस हद तक नहीं लेके जाती जहाँ आदमी मर ही जाए। यू नो व्हाट, मैं प्यार पुट करती हूँ, वहाँ ऑब्सेशन दिखाती हूँ कि सामने वाला आदमी दूसरे के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। प्यार कैसे नहीं दिखता आप लोगों को मुझे समझ नहीं आता। फिर भी जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है प्लीज़ आई रिस्पेक्टफुली मैं बेग करके कह रही हूँ, प्लीज़ कमेंट मत करो, चुपचाप सुनो। नहीं बर्दाश्त हो रहा है निकल जाओ, वरना मैं दोबारा बोल रही, मैं सबको हाइड कर दूँगी, सबको रिमूव मार दूँगी मैं अपने चैनल पर से। खैर कोई नहीं, मैं नेक्स्ट एफ में आगे बढ़ती हूँ। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो वांगजी है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका था। उसके पैर में और हाथ में कांच चुभ गए थे, और वो जब सभी लोग वांगजी के उस रूम में आते हैं, एंटर करते हैं, विंग बाहर दोनों बेबी को अपने गोद में होल्ड किए हुए था, काँप रहा था क्योंकि वो डर गया था। और वांगजी उस वॉशरूम से बाहर निकलते ही कहता है विंग को देख करके, यू आर माय ओमेगा, और इतना बोलने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जल्दी से वैंचिंग और सी चैन उसके पास जाते हैं। उसके हाथ से वो कांच जो लगा हुआ था, जो ऐसे और चुभ गए थे, उसे देखकर वो चीख पड़ते हैं, और सी चैन तो चिल्ला ही पड़ता है वांगजी। और जल्दी से वो कहते हैं हेल्प, यानी मेरे भाई को देखो क्या हुआ। जल्दी से उसे उसी बेड पे लिटाया जाता है। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके पैरों से भी ब्लड आ रहे थे, उसके पीठ में कांच लग गए थे। सबसे पहले तो जितना कांच उसे दिख रहा था उतना कांच को यानी निकालना शुरू करती है, और रूई को बोलती है कॉल करो मेरे। वो बताती है कि
फर्स्ट में जो नंबर है ना वो तुम्हारा है, उसके बाद वाला जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करो और बोलो पूरा का पूरा मेडिकल टीम को यहाँ भेजे अभी के अभी। रूही भी वैसा ही करती है और वो कॉल कर देती है। इधर तब तक यानली और वेंचिंग मिल करके जो वांगजी के कांच थे ना ऊपर बॉडी पे जो दिख रहे थे वो धीरे धीरे करके निकालना शुरू करती है। और विंग अभी भी बुत बन के खड़ा था। निंगजे और जो ईवा थे वो गोद से उतर गए थे और वो एक साइड दोनों जाके खड़े हो गए थे। सारे बॉडीगार्ड्स थे, उन सभी को बाहर निकाल दिया गया था। मिस्टर क्रिस दोनों बेबी को लेते हैं और सोफे पे आके बैठ जाते हैं। वो भी हालांकि बहुत ज़्यादा टेंस थे, उन्हें बुरा लग रहा था अपने बॉस के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसका बॉस कितना सफ़र किया है पूरी दुनिया के सामने। भले ही वो जल्लाद बन के घूमता है लेकिन वो रात को तड़पता है, वो चीखता चिल्लाता है, अपनी दर्द को छुपाता है। वो ऐसे एंटीडोट ले रहा है जिस वजह से उसके हार्मोन जो चेंज हो जाते हैं विंग को देख करके, उसके आसपास होने से, उसके एहसास होने से वो उस पर काबू कर सके। और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कितनी कितनी देर बेहोश रहता है उसे खुद अंदाज़ा तक नहीं है। वो नहीं समझ पा रहा है कि क्यों क्यों हो रहा है उसके साथ, उसे कोई आइडिया नहीं है। बट फिर भी वो अभी फ़िलहाल से बेहोश है और क्रिस को बहुत दुख हो रहा है कि उसका बॉस इस कंडीशन में पहुंच गया है। फिर भी बाहर वालों को क्यों नहीं समझ में आता कि वांगजी कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है इस ओमेगा को लेकर के। हालांकि वो अपने लव को कन्फेस नहीं कर पाया, वो समझ ही नहीं पाया है कि वो विंग को चाहने लगा है। उसे लगता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है तो उसी की रहेगी और किसी की नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। बट वो अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाया है। वो यही सब सोचे हुए था और वो ईवा और निंगजी को अपने पास बिठा के रखे हुए था। विंग जो कि बेड के बीचों बीच सेंटर में खड़ा था थोड़ी दूरी पर और चुपचाप वांगजी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो देख रहा था। उसके हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए थे, उसकी लग रही थी कि आत्मा निकल के भाग गई हो उस बॉडी से। वो एकदम फ्रेजाइल खड़ा सामने का नज़ारा को देख रहा था जहाँ पूरा बेड खून खून हो चुका था और बेड पे इतने ज़्यादा खून फैल चुके थे कि ये कहना बहुत बहुत मुश्किल था कि आखिर ये सब इसकी वजह से हुआ। वो सब बस झेलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तो छोड़ के गया, फिर अचानक से क्या हो गया वांगजी को और कैसे हो गया। वो बस इन सभी चीज़ों को प्रोसेस करने में लगा हुआ था। तब तक मेडिकल टीम आ गई थी और सभी लोगों को बोला जाता है बाहर निकलने के लिए। ना चाहते हुए भी विंग को सीचेन जो थे वो खींच के बाहर लाते हैं और वो कॉरिडोर में आके धड़ाम से बैठा हुआ था। अंदर यानली थी और पूरी की पूरी मेडिकल टीम थी और वेंचिंग भी सपोर्ट करने के लिए वहाँ थी, हेल्प अगर हो तो करती। इस वजह से सारे लोग बाहर निकल गए थे। विंग जो कि धड़ाम से अपनी जगह पे बैठा था और उसे समझ नहीं आ रहा था। पूरे कॉरिडोर में पूरा बॉडीगार्ड भरा हुआ था। न्यूमन जे गगा थे, उनकी वाइफ थी, नीहे सेंग था, यहाँ तक कि जो विंग के साथ में नीहे सेंग बैठा हुआ था, सीचेन थे और मिस्टर खेस थे, दोनों बेबीज़ थे। विंग की ऐसी हालत देख करके ईबा जो कि दोनों सेम एज के बच्चे हैं बट ईबा थोड़ी नासमझ टाइप से, क्योंकि वो अभी बहुत 4 साल के बच्चे हर कोई मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन निंगजी थोड़ा समझदार था। वो मिस्टर क्रिस से खुद के हैंड्स को छुड़ाता है एंड देन अपने डैड के पास आके कहता है, उनकी आंसू जो टपक कर रहा था, विंग को एहसास ही नहीं है कि वो रो रहा है, वो अपने अल्फा के लिए रो रहा है। विंग जो अभी फील कर रहा था वो बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि वांगजी अंदर से बेचैन था। वो बेहोश तो हो गया था पर उसका माइंड, उसकी बॉडी, वो सब रिएक्ट कर रही थी और विंग उसे फील कर पा रहा था। इतने करीब होने के बावजूद वो वांगजी को अच्छे से फील कर पा रहा था। उसके हाथ पाँव कांप रहे थे, उसकी पूरी बेचैनी बढ़ी हुई थी। निंगजी अपने डैड के आंसू को पूछते हुए कहता है, डैड क्या क्या वो डैड ठीक रहेंगे? विंग अपने बेटे की बात सुन ही नहीं रहा था। वापस से निंगजी नीचे बैठता है उनकी गोद में, विंग के जो कि बैठा हुआ था तो उसकी गोद में बैठता है एंड देन अपने हाथ को विंग के गर्दन के अराउंड रैप करते हुए कहता है, डैड क्या डैडी ठीक रहेंगे? तो विंग अपने बेटे को देखता और गले लगाते हुए कहता है, हाँ हाँ वो ठीक रहेगा, उसे ठीक रहना होगा, वो बिल्कुल ठीक है,
उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है निंग जी, वो ठीक है, तुम्हारे डैड ठीक है निंग जी, तुम्हारे डैड, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे वो एक बार चैंट किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। और निंग जी अपने डैड को फर्स्ट टाइम इस तरह से बदहवास होते हुए देखता है, क्योंकि विंग हमेशा से निंग जी के सामने नॉर्मल रहा है, हंस हमेशा चीयर अप पर्सन रहा है, चीयरफुल पर्सन, जो हमेशा खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ और अपने बेबी के लिए हमेशा कंसर्न रहने वाला बंदा, आज वो इस तरह से बदहवास हो रहा था। निंग जी को अभी समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, बट वो समझ रहा था इतना कि डैडी की वजह से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो लगभग टूट रहे हैं। और वो अपने डैड के आंसुओं को पोंछते हुए गले लगाते हुए कहता है, डैड सब ठीक है, मैं आपके साथ हूँ डैडी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपका बाबा कभी नहीं जाएगा आपको छोड़ के डैडी, और और हम सब साथ रहेंगे डैडी, हम सब साथ रहेंगे। ऐसे वो बोल रहा था और अपने डैडी को सोब कर रहा था। विंग जो कि बेसुध हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस सुनना चाहता था कि नहीं वांगजी अब खतरे से बाहर है, वो ठीक है। हालांकि उसका ब्लड लॉस हो रहा था और उसे इसी बात का डर था, क्योंकि इसका ब्लड इतना ज़्यादा रेयर है कि वो मिल ही नहीं सकता है। और होता भी ऐसे ही है, डॉक्टर सीचेन को आकर के बोलते हैं कि इनका ब्लड बहुत लॉस हुआ है, हमें कम से कम 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना ही होगा, हम क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा है। और ये सब हो ही रहा था, विंग कहता है मेरा मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड शायद शायद काम आ जाए, वो ऐसा बोलता है। तो डॉक्टर कहते हैं पर उसका ब्लड आपके ब्लड से क्या मैच करेगा। तो सीचेन गगा कहते हैं मैं उसका भाई हूँ, भले ही ब्लड मैच ना करे पर जेनेटिकल होने की वजह से हमारे ब्लड उसके काम आ सकते हैं, मैंने पहले भी एक बार ऐसा किया है, प्लीज़ आप मेरा ब्लड लीजिए। इतना बोल करके सीचेन डॉक्टर के साथ अंदर चले जाते हैं और 2 यूनिट ब्लड सीचेन का निकाला जाता है, वही ब्लड वांगजी को वापस से चढ़ाया जाता है। सभी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद लगभग 4 घंटे बाद डॉक्टर यानली और वेंचिंग सभी लोग उस कमरे से बाहर आते हैं। सीचेन जो कि बदहवास थे वो खड़े होते हैं उठ के, उन्हें नीमंजो ने संभाला हुआ था। तो वो आते ही डॉक्टर से पूछते हैं वो मेरा भाई कैसा है अब। तो डॉक्टर और यानली दोनों कहती हैं वो अब खतरे से बाहर है, और हाँ आई होप उसे जल्दी होश आना होगा, क्योंकि उसकी रड वापस से एक और ट्रिगर हो गई है। तो सीचेन जो कि अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं, जैसे गिरने वाले होते हैं। तो नीमंजो उन्हें तो संभालता है और वापस से सीचेन कहते हैं क्या मतलब कि वो वापस से। तो यानली कहती है मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब आया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता क्या होगा, उसे संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो अभी से ही शायद जब से वो होश में आए तब से वो बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ब्लड चढ़ाने के बावजूद भी उसके ब्लड सेल्स चेंज हो रहे हैं और पता नहीं हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इतना सुनना था और तभी विंग कहता है मैं जाऊंगा उसके पास, मैं रहूँगा उसके साथ में। वो अभी भी बुत बना खड़ा था, लेकिन अपने उसके मुंह से ये सारे वर्ड निकल रहे थे। वेंचिंग और यानली दोनों एक साथ बोलती हैं नहीं। तो विंग अपने होश में आता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाए थे। तो विंग कहता है क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाँ वो मेरा अल्फा है और उसने खुद कहा कि मैं उसका ओमेगा हूँ, तो फिर क्यों नहीं, भले वो मुझे जान से मार डाले चलेगा, लेकिन मैं जाऊंगा। इतना बोल करके जो विंग था वो उस कमरे के अंदर चला जाता है, डोर को लॉक कर देता है अंदर से ही। बाहर से सारे लोग डोर को ओपन करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग ने उसे पूरा ही लॉक कर दिया था। अब तो कार्ड की मदद से ही खुल सकता था जब मैनेजर उसे बुला के लाते। इधर बाहर यानली, सीचेन, वेंचिंग सभी डोर पीट रहे थे। नीहसैंग वो भी चिल्ला रहा था विंग बाहर आओ, बाहर आओ, विंग बाहर आओ। वो पागल हो जाएगा, वो जब होश में आएगा तो उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। विंग जो कि डोर पे ही खड़ा था और वो चिल्ला के बोलता है मैं तैयार हूँ, सब जाओ यहाँ से, सब जाओ यहाँ से, और बेबी को ले जाओ, उसे ले जाओ, प्लीज़ जाओ यहाँ से।
इतना बोल करके वो डोर पे ही लग के बैठ जाता है। बाहर जितने लोग थे वो शांत हो गए थे और दरवाज़ा पीटना बंद कर चुके थे, क्योंकि अब विंग ने फैसला कर लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो उसने कहा कि जब वांग जी ने उसे अपना ओमेगा मान लिया है तो एक तरह से सही है विंग का फैसला। तो यानली थी वो सीचन को और वेंजिंग को देखते हुए कहती है, और ये कब हुआ, कब कहा उसने कि विंग उसका है। सीचन कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट क्या होगा, क्या वो ठीक रहेगा अंदर, क्या सब ठीक रहेगा, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए। तो वेंजिंग कहती है पता नहीं, लेकिन शायद से हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरा रूम बुक करना चाहिए जब तक कि वो लोग ठीक ना हो जाए। किसी को तो यहाँ रहना होगा ना, क्या पता अगर इमरजेंसी हुई तो मिस्टर क्रिस कहते हैं आप लोग घर जाइए प्लीज़ सर, मैं और यहाँ पे बॉडीगार्ड है वो सभी यहाँ रहेंगे, हम टेक केयर करेंगे सर की, और कुछ भी होता है मैं आपको कॉल करूँगी। और बेबी के बारे में तो सोचिए ना। और न्यू मिंजू की ओर देखते हुए कहते हैं सर आप प्लीज़ अपनी वाइफ के साथ घर जाइए, उन्हें भी रेस्ट करना होगा ना। तो आखिरकार मिस्टर क्रिस सही कह रहे थे, सीजन का बिल्कुल भी मन नहीं था। वेंचिंग दोबारा से उसे कहती है, थोड़ा प्रेस डालती है, तो वेंचिंग और जो सीजन थे वो घर के लिए निकल जाते हैं। सीजन कहते हैं मैं बेबी को लेके जाता हूँ यानी अगर तुम बुरा ना मानो तो। यानी कहती है नहीं मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, ये जितना हक मेरा है इस दोनों बच्चे के ऊपर उतना आपका भी है। तो वेंचिंग ईवा को उठाती है और निंगजी को सीजन उठा लेते हैं और वो घर के लिए चले जाते हैं। कुछ बॉडीगार्ड को मिस्टर क्रिस बोलते हैं इनके साथ जाने के लिए, और कुछ को रुई और याली के साथ भेजते हैं। इन सब के बीच में जो आचिंग था वो अभी भी यही था, क्योंकि वो थोड़ा दूर पे खड़ा एक कॉर्नर में खड़ा होकर सारे सीन को देख रहा था, लेकिन वो अभी भी यही था। तो वो यानली के पास आते हुए कहता है मैं छोड़ देता हूँ तुम दोनों को, चलो। तो यानली कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। इतना बोल के वो जा रहा था तो जो आचेंग था वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है सीजिए प्लीज़, मैंने कहा ना मैं आपको छोड़ देता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ, बाद में आप मुझसे गुस्सा होइएगा। इतना बोल करके वो रुई को और यानली को ले जाता है अपनी कार के पास उसे घर ड्रॉप करने के लिए। बॉडीगार्ड भी थे उनके पीछे, बट आचेंग क्योंकि रात हो गया था ना बहुत ज़्यादा, तो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से। और नी मिन जो है नी हेसैंग को लेके कहते हैं चलो हम कल आएंगे वापस से विंग को देखने के लिए। हालांकि नी हेसंग का बिल्कुल मन नहीं था, वो जानता है कि अभी क्या सीन होगा अंदर, वो समझ पा रहा था। यहाँ तक कि सब समझ पा रहे थे कि अंदर का सीन क्या होने वाला था, लेकिन नी हेसंग इतने दिन से उसके साथ रहा था तो उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो किसी भी कीमत पे विंग को छोड़ के जाए। तो नी हेसंग और उनकी वाइफ जेनेलिया कितना समझाती हैं तब जा कर के वो थोड़ा मानता है। और जेनेलिया हालांकि आधा अमेरिकन और आधा चाइनीज़ थी, तो उनकी वाइफ का नाम इसरा का है, तो वो बोलती भी है उसे कि प्लीज़ सब ठीक रहेगा, चलो हमारे साथ, यहाँ पे है मिस्टर क्रिस देखने के लिए। इतना बोल करके सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, दोनों बेबी को भी वो ले जा चुके थे अपने साथ। विंग जो कि अभी भी वहाँ डोर पे खड़ा था, जब कॉरिडोर में कोई आहट नहीं सुनता तो वो उठता है और धीरे धीरे करके बेड की ओर बढ़ने लगता है जहाँ वांग जी बेहोश होके पड़ा हुआ था। वो अपने शूज उतारता है और बेड पे जाके आराम से बैठा हुआ था, दोनों पैर को एक तरफ ही मोड़ करके, और वो वांग जी को देख रहा था जिसने नीचे ओनली फॉर पैंट पहना हुआ था, ऊपर उसके पूरे पीठ पे ऐसे पूरे पीठ के अराउंड स्टमक पे आगे पीछे पूरा पट्टी रैप किया हुआ था और हाथ पे भी रैप किया हुआ था, जहाँ जहाँ उसे शीशा लगा था एक हल्का सा नेक पे भी लगा था। तो वो सब उसे जब देखता है उसकी आंखों से आंसू टपाटप बहे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे। वो अपनी कांपती हुई हाथों से वांग जी के बॉडी को ऐसे टच करता और कहता है अल्फा, मैं जब भी मिलता हूँ आपसे तो मेरी वजह से हमेशा हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाती है। क्यों मैं छोड़ के गया आपको, मुझे रहना चाहिए था आपके साथ में। अभी क्यों मैं भाग गया यहाँ से। कब तक मैं अपनी इमोशन को दबा के रखूं, मुझे नहीं पता कब, पर शायद से मैं आपको लाइक करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप
आप आप मुझे कभी अपनाएंगे नहीं। मैं भी पहले आपको लाइक नहीं करता था, बट जब से बेबी बेबी है ना मेरे पास में, पता नहीं क्यों क्यों मुझे मुझे आपकी कमी बहुत बहुत ज़्यादा महसूस हुई। मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है, एक बेनाम सा रिश्ता है, बट फिर भी आप मेरे अल्फा अल्फा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ रहा है सबको। अगर मैं उस रात नहीं आता तो ऐसी सबकी लाइफ टर्न होती ही नहीं। और वो सब विंग बोल रहा था और अपने हाथों से वांगजी के बॉडी को ऐसे टच कर रहा था। हालांकि वांगजी को दवाई दिया गया था बेहोश होने का, लेकिन इसकी ब्लड की वजह से वो असर ही नहीं करते। ऊपर से इसके रट तो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके थे उसी टाइम, बट वो अब हावी हो रहे थे। वांगजी के बॉडी के ऊपर उसका अल्फा पूरा हावी हो चुका था। वांगजी अभी अपने होश में नहीं था। विंग की ये सारी बातें उसके कान में इको सिस्टम की तरह गूंज रही थी और उसकी आँख खुल जाते हैं और वो कहता है, तुम मेरे हो। इतना सुनना था कि विंग अपनी कांपती हुई बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की ओर देखता है और कहता है, आपको आपको होश आ गया, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इतना बोल करके विंग उस बेड से उतर के जैसे ही जाने वाला होता है, वांगजी उसके हैंड्स को पकड़ता है और खींच के सब सीधे अपने ऊपर लाता है। विंग सीधे वांगजी के चेस्ट से जाके बम्प अप हुआ था, तो वो अपनी इतनी हैवी ब्रीथ को लेते ही हुए ही वांगजी से कहता है, आपको चोट लगी है, दर्द होगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं उठ जाऊंगा। लेकिन वांगजी कहाँ सुनने वाला था। वांगजी तो अभी पूरा लस्टी हो चुका था, क्योंकि जो विंग के जो पैनिक हो रहे हैं, जो डर वाला, जो अभी वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था उस तरह का फेरोमोन्स रिलीज हो रहा था, बट फिर भी वांगजी विंग के पास था ना, और विंग उसके पास था, इस वजह से वांगजी को वो अच्छा लग रहा था। वो उसको सीधे नीचे फ्लिप करता है एंड देन उसके ऊपर आ गया था। वो सीधे उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, पूरा का पूरा स्ट्रेट, और उसको अपने नीचे पूरा दबाए हुए था और कहता है, तुम मेरे हो और मुझे अभी बस तुम्हारी ज़रूरत है। विंग तो शॉक कि इसे जस्ट अभी दवाई दिया गया है, इसे लेटना है, इसे आराम करना है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, पर ये होश में कैसे आ सकता है ये इंसान, सच में ये डेविल है। ये चल रहा था उसके दिमाग में। वो वापस से कहता है, आपको कांच लगी है ना, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप। पर वांगजी कहता है, हाँ मैं रुक जाऊंगा, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। विंग विंग कहता है, हाँ आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस, प्लीज़ प्लीज़ लेट जाओ प्लीज़ लेट जाओ। वांगजी पता नहीं क्यों, पर विंग की बात तो सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो विंग के ऊपर से हट जाता है और दूसरी तरफ लेट जाता है। फिर वो अपने हाथ को फैला देता है और कहता है, मेरे पास आके लेटो विंग। विंग जैसा वांगजी कह रहा था वैसा ही कर रहा था। वो उसके ऊपर आके लेट जाता है, उसकी बाजू के ऊपर, हैंड के ऊपर, एंड देन कंबल लेकर के उसको और ख़ुद को दोनों को टक कर लेता है। उसके बाद विंग अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वांगजी कुछ देर तक तो पहले विंग को देखता है एंड देन वापस से वो भी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और विंग को ऐसे पकड़े हुए था उसके शर्ट को ऊपर से ही। पहली बार वांगजी को विंग का साथ होना बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा था। वहीं विंग को भी वांगजी के साथ सोना, मानो अब तक की लाइफ में उतने जितने भी सारे स्ट्रेस को, जितने भी सभी चीज़ों को उसने झेला है ना, उन सभी चीज़ों को वो मुक्त कर चुका है। आज उसको ऐसी आज़ादी मिली है, ऐसा राहत और सुकून मिला है उसकी बाहों में कि क्या ही कहने। विंग उसकी बॉडी से आती हुई फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था और पहली बार उसने एहसास किया कि वांगजी के फेरोमोन्स इतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि जितने पेपरमिंट की स्मेल आ रही थी उससे
उसी में मिक्स सैंडलवुड की भी स्मेल आ रही थी। आई मीन कि वांग जी का फेरोमोन्स का जो स्मेल था वो पेपरमेंट और सैंडलवुड मिक्स था। वहीं विंग के जो फेरोमोन्स थे वो थोड़ा सा चिली स्पाइसेस रोज़ का था। और जब वो गुस्सा करता था तो चिली सेंट ज़्यादा आती थी और स्पाइसेस रोज़ कम आते थे। पर जब वो नॉर्मल रहता था तो रोजेस की स्मेल्स ज़्यादा आती थी। दोनों के फेरोमोन्स इतनी ज़्यादा डिफरेंस थे कि सच में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्योंकि जब भी जो विंग वांग जी के आसपास होता था तो वांग जी अपने पेपरमेंट्स वाले फेरोमोन्स को ज़्यादा रिलीज करता था स्ट्रेस की वजह से, जिस वजह से आसपास का माहौल दम घुटने लायक बनता था। और जब विंग उसके करीब होता था तो वो अपने चिली स्पाइसेस जो फेरोमोन्स थे वो उसे रिलीज करना शुरू करता था। इसी वजह से दोनों के बीच में और ज़्यादा इंटेंस फाइट का सीन बनता था। लेकिन जब वो थोड़ा खुद काम डाउन होता था, जो वो रोज के स्मेल को हील करता था वांग जी, तो उसकी ओर खिंचा चला जाता था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी वांग जी पता नहीं कैसे वो विंग से अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था। ना चाहते हुए कैसे वो कब विंग की तरफ खिंचता चला गया और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो उसे शायद से अपनी प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा समझने लगा है। और वहीं अभी ये दोनों उसी आगोश में खोए हुए एक दूसरे को होल्ड किए हुए सो जाते हैं। क्योंकि कुछ देर बाद वापस से क्या होगा इन दोनों में से किसी को नहीं पता। हालांकि अभी वांग जी विंग के जो फेरोमोन से उसे इनहेल कर रहा था और उसे ऐसे केज में लिए हुए था और वो ऐसे लेट जाता है क्योंकि उसके ऊपर अभी भी एनेस्थीसिया काम कर रही थी। उसे दवाई दिया गया था बेहोश होने का। वो तो विंग के होने की वजह से अचानक से उसकी आँख खुल गई थी और वो उसे ऐसे सडन ये सब हुआ था। दोनों जब कि सो चुके थे, अचानक से रात के 3 बजे वांग जी अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों का कलर पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। और वो उठ के बैठता है तो देखता है कि विंग वहाँ नहीं है। तो वो चिल्लाते हुए कहता है विंग, क्योंकि विंग वॉशरूम गया हुआ था। वो उठ के बैठ जाता है और जितने भी ड्रिप्स लगे हुए थे आईवी ड्रिप्स वो जल्दी से अपने हैंड से निकाल कर फेंकता है। एंड देन उठ के सबसे पहले तो बाहर दरवाज़ा ओपन करता है जहाँ पे बॉडीगार्ड खड़े थे। वो कहता है विंग कहाँ है? तो वो बॉडीगार्ड कहता है सर विंग, आई मीन वो सब बाहर नहीं आए हैं। इतना सुनना था कि वांग जी डोर को खटक बंद करता है एंड देन वॉशरूम की ओर जाता है जहाँ विंग वॉशरूम आया था फ्रेश होने के लिए। और वो मतलब आकर के और हैंड वॉश कर रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि विंग हैंड वॉश कर रहा है। और वापस से जब वांग जी उसे देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, बट फिर भी वो डोर को बहुत ज़ोर से खोलता है और उसको पास जा कर के सीधे उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहता है तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा ले गए थे? हाँ। तो वांग जी की ऐसी बातें सुन करके विंग कहता है वो मैं वॉशरूम आया था। तो वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है डोंट लीव मी, डोंट लीव मी, वरना मैं तुम्हें अपने घर में बंद कर दूंगा, समझे ना तुम? इतना बोल करके वो सीधे आओ दिखाना था वांग जी विंग के मुंडी को पकड़ता है एंड देन उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि अभी अपने हैंड को वॉश ही किया था वो शॉक, ये क्या हो रहा है। बट उससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाता, विंग के लिप्स के ऊपर वांग जी पूरी तरीके से टूट चुका था। वो उसे उस स्लाइड के ऊपर धकेलता जा रहा था और उसे बहुत बुरी तरीके से उसके लिप्स को वो कैप्चर करते हुए सक करते हुए किस करता जा रहा था एकदम पैशनेटली। और वो उसकी जो लिप्स थे उसने अपर वाले को जब सक किया तो विंग अपना मुंह खोल चुका था, जिस वजह से वो जो वांग जी था वो अपने टंग को धीरे से उसके मुंह के इनसाइड स्लाइड कराते हुए उसके टंग को सक करना शुरू कर चुका था। और वांग जी की इस एक्शन की वजह से विंग उस स्लाइड को दोनों हैंड से पकड़े हुए था और अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई कर रहा था। कुछ देर तक दोनों के टंग फाइट होने के बाद वांग जी, जो कि उसके पूरे मुंह में विंग का सलाइवा लगा था और विंग के फेस पे वांग जी का सलाइवा लगा था, वो उसे घूरते हुए कहता है मुझसे दूर मत जाना विंग, वरना वरना मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम चाहिए, अभी चाहिए। और इतना बोल करके वो विंग को खींचते हुए बेड पर लाता है
और खुद बैठ जाता है। विंग को अपनी गोद में लेता है और उसे उसकी नेक पे शक करना शुरू कर देता है जहाँ पे उसने बाइट मार्क छोड़ा हुआ था। और उसके बाद वो फिर जल्दी जल्दी से उसके बटन को अनबटन करना शुरू कर देता है। विंग कहता है ये आप क्या क्या कर रहे हैं। वांग जी की आंखें पूरी डार्कन हो चुकी थी और वो कहता है वही, मुझे तुम्हारी स्मेल अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे करने दो वरना मैं पता नहीं क्या करूँगा। इतना बोल करके वो शर्ट को खोल देता है, हालांकि उतारता नहीं है बट खोल देता है। और जो मार्क्स थे ना उसे वो अपने हाथ से टच करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो जो विंग की बॉडी के ऊपर जो मार्क बना था वो साइन कर रहा था बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही साइन करते ही वो विंग की उस मार्क को टच कर रहा था, लिक कर रहा था और ऐसे स्निफ कर रहा था। उसके बाद उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो जब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे ये फील करने दो, मुझे बस फील करना है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपना सजेशन देना मत भूलिएगा। वापस से मैं कह रही हूँ, इसमें लव रोमांस कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को लव रोमांस देखना है तो मेरे दूसरे एफएफ को सुनिए या फिर वेट कीजिए जब मैं ऐसा कुछ लेके आऊँ, जैसे आई डेयर यू, जहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे से हमेशा नोक-झोंक करते रहेंगे और दोनों एक दूसरे को कब लाइक करेंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो आप वो भी सुन सकते हैं। पर जिन लोगों को टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं होती है, मैं फिर से कह रही हूँ प्लीज़ मत सुनो ये एफएफ, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आप लोगों को वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये नॉवल ही ऐसी लिखी गई है और मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि मुझे ये पसंद है लिखना। मेरे प्लॉट्स कुछ अलग होते हैं, मैं एक तरह की स्टोरी हमेशा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऐसे लोग ना सुने। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।